कर रहा है और कैसे देश को आर्थिक उन्नति पे ले जाएगा, ये उसके विषय में ये बजट पे चर्चा है। मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा एक हिस्टोरिक बजट है। इस बजट के अंदर में हर व्यक्ति के लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, हर ट्रेडर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, किसान के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं। और इस बजट में कोई ऐसा अनछुआ कोई हमारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है जिसको उन्होंने ना छुआ। तो इस बजट को जो है ये अमृत काल का जो अभी 76 ईयर जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये हमारा उसका एक फाउंडेशनल बजट है। बजट को जो कुछ मापदंड होते हैं जिससे देखा जाता है कि देश आर्थिक प्रगति के पथ पर है या आर्थिक प्रगति के पथ से दूर है, उसमें 3 मुख्य पैरामीटर है जो एक इकोनॉमिक फंडामेंटल जिनको हम कहते हैं। उसमें पहला ये होता है कि देश की आर्थिक प्रगति की दर कितनी है और वो कंपैरेटिवली दूसरी जो मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज है उनके साथ में कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। और एक उसके साथ में होता है कि आपके पास में जो इन्फ्लेशन है वो दुनिया में हर जगह पे पोस्ट कोविड एंड पोस्ट रशिया यूक्रेन वार इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया को खा रही है। आपने महंगाई की दर को कितना कंट्रोल किया है और उसका भी एक कंपैरेटिव चार्ट आप ड्रा करते हैं पूरी दुनिया के साथ। और तीसरा जो होता है कि आपने क्या फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल कंसल्टेशन की है। फिजिकल कंसल्टेशन का मतलब है कि क्या आपने बेतहाशा कर्जे लेके खर्चा तो नहीं किया, उससे आप अपनी अर्थव्यवस्था चलाई जा रहे हो, जो कि कल जैसे आज श्रीलंका को कर्जा पे करना मुश्किल हो रहा है, पाकिस्तान की बुरी हालत, ऐसा तो नहीं है। ये 3 पैरामीटर से जो एक अर्थव्यवस्था को नापा जाता है। मैं सबसे पहले ये आपको खुशी की बात कहूँगा, पूरी दुनिया के अंदर में आर्थिक प्रगति की दर हमारी सबसे अधिक है, सबसे ऊंची है। तो पिछला साल जो पूरा हो रहा है 22-23 में हमने 7% की ग्रोथ रेट कहा था, 7% को हम अचीव कर रहे हैं। आने वाले साल के अंदर में हम 6.7% का हमारा टारगेट है, उसको अचीव करेंगे। जबकि आप इसको दुनिया की बाकी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में कंपेयर करेंगे तो यूएस 1.5% पे है, चाइना लेस देन 5% है, और जितनी भी यूरोपियन इकोनॉमीज और मेजर इकोनॉमीज है वो 1 से 1.5% के बीच में जुड़ रही हैं, और यूके जो है वो तो माइनस में चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का इस वक्त IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा, और बहुत सारे जो विश्व के अर्थशास्त्रियों ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त एक चमकता हुआ सितारा है तो दुनिया को एक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आर्थिक प्रगति के पथ पर हम सबसे आगे हैं। अब आप पूछेंगे कि जो महंगाई दर है उसके ऊपर में हमने डिजायर्ड लेवल पे कंट्रोल पा लिया है। दुनिया के अंदर में जब इस इन्फ्लेशन ने पूरी दुनिया को रगड़ के रख दिया, पूरा दुनिया इससे जूझ रही है। अमेरिका जैसा देश जो है उसमें 12 से 15% तक महंगाई दर चली गई। आज हम 4 से 6% के बीच में इसको डिजायर्ड लेवल पर कंट्रोल करने में हमने इसमें सफलता पाई है, जबकि यूरोपियन देशों में कहीं पर 12% है, कहीं पर 15% है। इनसे हम कम्पीट करते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमीज। मैं उनका नाम नहीं ले रहा जो कोई विश्व की 25वीं अर्थव्यवस्था जो है, जो पहली जो 10 या 15 अर्थव्यवस्था है, मैं उनके बीच में आपको बता रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर ये है, उसमें भी हमने उस मापदंड को बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया। तीसरा था कि आपका फिजिकल डेफिसिट क्या है, आपने कितना कर्ज लेकर आपने अपने बजट को बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले साल में हमारा जो था वो 6.5% पे हमने फिजिकल डेफिसिट रखा था। हमने कहा था कि हम इसको कंट्रोल करेंगे और हमने 6.5% पे ले आए। जब कोविड आया तो उस वक्त ये थोड़ा सा ज्यादा था। अभी हमने इसको 5.9% पे इस साल में रिड्यूस करके लाने का प्रयास किया है, रखा टारगेट, और 20-25 में 4.5% से नीचे होगा। यह दर्शाता है कि हमने जो कर्जे वो हमने कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं किया, वो देश को अमृत काल के अंदर में जो विश्व के अंदर में भारत को सर्वोच्च स्थान दिलवाने का हमारा अगले 25 साल में प्रयास है, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस बजट में 10 लाख करोड़ का
प्रावधान सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, कैपेक्स के लिए रखा गया है। आज से आप अगर 8-9 साल पहले देखते थे तो 1 लाख का बजट होता था, 1 लाख से कम। आज से 3 साल पहले 3.5 लाख करोड़ का था, फिर 5.5 लाख करोड़ का हुआ, फिर 7.5 लाख करोड़ का हुआ। इस बार में 33% का क्वांटम जंप है। 10 करोड़ का कैपिटल, 10 लाख करोड़ रुपए का हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। इससे क्या होगा? जब ये रुपया खर्च होगा, डिमांड क्रिएट होगी, कंजप्शन होगी और जॉब्स क्रिएट होगी। जब डिमांड होगी तो आपका सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ेगी, स्टील की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगते हैं सबके अंदर में उनकी कंजप्शन बढ़ेगी। जब कंजप्शन बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैक्ट्रियों में मिलेगा, और जहां पर ये काम चलेगा वहां पर मिलेगा। ये जो लोग बार बार कहा करते थे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी दिशा में एक कदम है गवर्नमेंट का कि हर हाथ को काम मिले और देश के अंदर में आर्थिक उन्नति हो, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। इसके अलावा 75,000 करोड़ रुपया हमने फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रखा है। वो क्या है कि 100 डेस्टिनेशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर कोई, जैसे कहीं पर हमारी मिनरल्स है, कच्चा लोहा है, आयरन ओर है, उसको हमने एक्सपोर्ट कर रहा है। माइन से लेकर पोर्ट तक के लिए रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे 100 जगह पे पूरे भारत के अंदर में। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके देंगे कि फर्स्ट माइल से लेकर लास्ट माइल तक को कनेक्टिविटी आप लोगों को मिलेगी। जैसे जिस देश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रांग है, वही देश उन्नत देश कहा जाता है। वहीं पर फैक्ट्रीज लगती हैं, वहीं पर लोग और उद्योग अपना पैसा लगाते हैं और वहीं पर देश की आर्थिक प्रगति होती है। उसी देश की जीडीपी से देश की जीडीपी बढ़ती है। ये एक प्रावधान हमने किया है। हमने 15,000 करोड़ रुपया जो हमारे पीबीटीजी प्रोग्राम है, तो आदिवासी क्षेत्र जो हमारे छूट गए थे, देश के प्रगति के पथ से थोड़े पिछड़ गए थे, उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का सेपरेट प्रावधान किया है। इसमें हमने 740 एकलव्य विद्यालय भी खोले हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के लिए, और उसमें 38,000 टीचर की स्पेशल अपॉइंटमेंट की जा रही है, ताकि उनको जो शिक्षा से वंचित थे उनको शिक्षा मिले, जो आर्थिक प्रगति से वंचित है उनको आर्थिक प्रगति मिले। इसमें 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, जैसे कटरा का आपका ब्लॉक है, पैंथल का ब्लॉक है, पूरे देश के अंदर में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बना रहे हैं। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर उसमें रोड्स, पानी, बिजली पूरी सैचुरेशन कर दी जाएगी, और उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी कि वो ब्लॉक पूरा कंप्लीट इन इटसेल्फ होगा, और उसके अंदर में हम उन चीजों को डेवलप कर रहे हैं। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो था। इसमें इसके अलावा हम यूथ के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4 ला रहे हैं। उसमें हम यूथ को जो है नई स्किल की ट्रेनिंग देंगे, इसमें कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आपका मैकाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, आपका ड्रोन्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, और वो सारी चीजें जो एक जो लेटेस्ट जो चाहिए वो बच्चों को सिखाया जाएगा। इसमें हम 30 इंटरनेशनल लेवल के स्किल सेंटर्स इंडिया में बना रहे हैं कि जो बच्चे हमारे वहां पर ट्रेन होंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर जा पा सकेंगे। और हमने 27 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड देने का इसमें वायदा किया है। अगर युवा हमारे हाईली स्किल्ड होंगे तभी तो उनको जॉब मिलेगा। अगर आज सैमसंग आज कोई इधर फैक्ट्री लगाता है, एप्पल कोई फैक्ट्री लगाता है, तो हमारे युवा ट्रेन ही नहीं होंगे, उनको जॉब कैसे मिलेगा? इसलिए गवर्नमेंट उनको हाईली स्किल्ड करने का प्रयास कर रही है। आज जो नई जो आज टेक्निक्स आ रही हैं, रोबोटिक्स एक नई साइंस है, मैकाट्रॉनिक्स एक नई साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई साइंस है। उन्होंने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 केंद्र 3 IITs के इंडिया के अंदर बढ़ाएंगे, और उसका पूरा उपयोग जो है वो देश को किस प्रकार हम आर्थिक प्रगति के शिखर पे ले जा सकते हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके
वो किया जाएगा। हम 5G को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। वो इसके बेनिफिट्स बताएंगे कि हम किस प्रकार से अपने एजुकेशन के अंदर में, हेल्थ के अंदर में 5G का उपयोग करके हम जो है लोगों की को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे हमारे फार फ्लंग एरियाज में डॉक्टर नहीं पहुंचते। 5G एक बहुत फास्ट पेस पे चलने वाली एक सुविधा है। वहां पर हो सकता है कि हम जो टेलीमेडिसिन को स्टार्ट करें कि वहां से वो पूरा मैसेज है, वो बंदा जो है वो हमारा बैठा होता है, वो डॉक्टर उसको बताया कि ये मेडिसिन को एडमिनिस्टर करो, एक्सेप्ट पार किसी सर्जरी करनी है वो तो कराएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम उसको साइंटिफिक वे के अंदर में फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में हम आगे ले जा रहे हैं भारत को। इसके अलावा MSME के अंदर में 2 लाख करोड़ रुपए का लोन, 2 लाख करोड़ रुपया, ये लोन विदाउट कोई गारंटी के, विदाउट कोलेटरल गारंटी के कोविड के टाइम पे हमने दिया था। उस लोन को गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है और उसमें बल्कि एडिशनल 9,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया है। कोलेटरल गारंटी का मतलब होता है कि हर कटरा के होटल वालों को लोन मिला कोविड के बाद में, तो इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, कोई मॉर्गेज नहीं किया, इनको मिल गया, उसकी गारंटी गवर्नमेंट दे रही है उसमें, ताकि कहीं पर कोई बाई चांस कोई 1-2% लोग डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक देने से रिफ्यूज ना करें। 9,000 करोड़ रुपया उसमें और एडिशनल कॉर्पस फंड इंट्रोड्यूस किया है ताकि इसमें कमी ना आए, MSME सेक्टर को पैसा मिले। इसके अलावा 1% क्रेडिट गारंटी फीस जो होती है, जो पहले 2.5 से 3% थी, उसको 1% कम कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप 2 लाख करोड़ का, मान लीजिए 2 करोड़ का लोन ले रहे हैं, आपको सीधा साल का 2 लाख रुपए का फायदा है आपका, वो आपको इंटरेस्ट फीस कहिए या इंटरेस्ट कहिए वो कम लगेगा। इसके अलावा इन्होंने PM प्रधान योजना निकाली है, जो है वो अर्थ को हम कैसे हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर से बचाएं और उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करें ताकि हम मदर अर्थ को प्रॉपरली बचा सकें और वे कर सकें। 500 बायोगैस के प्लांट्स जो हैं ये लगाए जाएंगे, जो हमारे जितना भी वेस्ट निकलता है मटीरियल, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, उसके 500 प्लांट पूरे हिंदुस्तान में आएंगे। 10,000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है और हर जगह पे ये प्लांट लगाए जाएंगे और ये प्लांट्स को अंदर से जो बायोगैस निकलेगी वो लोगों को फायदा देगी और जो मैन्योर बढ़ेगी वो लोगों के लिए फायदा देगी और हमारा वेस्ट को एक कंज्यूम करने का एक अच्छा वो निकल जाएगा। ये आत्मनिर्भर गोवर्धन योजना है, इससे हमारे जो गंदगी भी खत्म होगी और देश की भी उन्नति होगी। इसके अलावा एक किसान एक्सेलरेटर फंड है, नए स्टार्टअप्स को हम लाएंगे, उनके लिए एक फंड क्रिएट करेंगे। जो इंडिविजुअल्स, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो किसानी के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे IITians, बहुत सारे टेक्निकल ग्रेजुएट आजकल खेती के फील्ड में जा रहे हैं। 5-5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के पीछे 5 से 10 करोड़ का कमा रहे हैं। गवर्नमेंट उनको प्रमोट करेगी, दूसरे किसान भी आए, उनको देखें कि वो कैसे कर रहे हैं और वो भी उसकी इमुलेट करें, उसको कॉपी करें और अपने फील्ड में लगाए और किसान उसके लिए आगे बढ़ेगा। हमने किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट कार्ड में उनको क्रेडिट देने का प्रावधान रखा हुआ है, जो कि कंटिन्यू किया हुआ है। इसके अलावा हम डिसेंट्रलाइज्ड उनके स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वेयर हाउसिंग टाइप करेंगे। आगे किसान को क्या होता था, हमने पंजाब में देखा है, तरपाल डाले हैं, बारिश आ गई, अनाज सड़ रहा है, किसान उन्हें पौने दाम पे बेच रहा है, उसका स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर किसानों के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाएगी। किसान वहां पर अपने अनाज को स्टोर करेगा और जिस वक्त चाहेगा उसको उचित समय पे, उचित दाम पे उसको बेच सकेगा। यह सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है किसानों के लिए की जा रही है। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि 25% अनाज हमारा वेस्ट होता है, कभी बारिश के मुंह चला जाता है, कोई चूहे खा जाते हैं, जहाँ बर्बाद हो जाता है। तो जब ये गोदाम बनेंगे, ना तो चूहे खा सकेंगे, कि गोदाम की कंस्ट्रक्शन कोई ऐसी होती है उसमें चूहे अंदर नहीं घुसते, और ये बर्बाद भी नहीं होगा, बारिश से बर्बाद नहीं होगा, किसी से बर्बाद नहीं होगा, और ये किसी के पेट में जाएगा या हम इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये देश की किसान के लिए है। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं। आप कहेंगे कि इसमें ये प्रावधान जो है, ये ग्रीन, जो हमारी जितनी आज तक की इकॉनमी बनी है उसमें कार्बन का फुटप्रिंट बहुत रहा है।
कार्बन को किसी ने नहीं देखा कि इससे इकोलॉजिकल रिसोर्स क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी फ्यूचर की डेवलपमेंट होगी उसमें हम कार्बन प्रिंट को रिड्यूस करते जाएंगे और 2070 तक हम जीरो कार्बन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को आगे प्रमोट कर रहे हैं ताकि हमारी फॉसिल फ्यूल्स जो है जो हम बाहर से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं उसके ऊपर में हमारी आत्मनिर्भरता कम हो जाए और हम हाइड्रोजन को बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान के अंदर में बनाएंगे और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाएंगे। हम इसके ग्रीन क्रेडिट कार्ड भी इशू कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लागू कर रहे हैं कि जिससे कि जो हमारी डेवलपमेंट हो वो ग्रीन डेवलपमेंट हो, जिसमें कि क्लाइमेट को देखा जाए, क्लाइमेट को प्रिजर्व किया जाए, इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाए। हम बहुत सारे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं उनको बनाएंगे, जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे। पिछली बार मन की बात में उन्होंने कहा था कि हमने, जब मैं आया था 2014 में, तो हमारे पास में लगभग 20 से कम रामसर थे, अभी 75 हो गए हैं। वेटलैंड होती है जो बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करती है, उन वेटलैंड्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि हमारा देश पूरी दुनिया में अग्रणी बने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ताकि हम इस पृथ्वी माता को हम उसके स्वरूप के अंदर में उसी स्वरूप में रखें जिस स्वरूप में हमने उससे हमने फायदा लेना है। पवन जी, एक बात बताइए कि आमदन की बात करें, विपक्ष का ये कहना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे बातें तो बहुत लंबी चौड़ी भाजपा बजट को लेकर कर रही है, ग्राउंड रियलिटी इसके विपरीत है। अग्निवीर योजना के बारे में कहा कि बेरोजगारी के नाम पर ये योजना सहमत नहीं थे युवा, ये थोपी गई है उनके ऊपर। हाल ही में रिवर्स रेपो रेट भी जो है बढ़ाया गया है, महंगाई जो है मध्यम वर्ग पर डाली जा रही है और मध्यम वर्ग ही सबसे ज्यादा टैक्स पे है, परंतु उसके हित के लिए बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। बजट के अंदर में अभी आपने मेरे से पहले पूछ लिया, मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक का रिबेट दिया गया उसको इनकम टैक्स में। तो ये किसको दिया गया है? कितने लोग मिडिल क्लास आप किसको बोलते हैं? 50,000 से कम जिसकी इनकम है उसको मिडिल क्लास बोलते हैं ना। अगर आपकी 6 लाख की इनकम है, उसमें 50,000 की उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है। अगर वो सैलरी क्लास का आदमी है, किसी होटल में काम करता है, सैलरी लेता है, तो उसको 52,500 की उसको छूट भी मिलेगी। जो लोग बजट के ऊपर बात करते हैं, लेट देम कम आउट विद द फिगर्स। आई हैव कम प्रिपेयर्ड। मैं एक एक फिगर आपको बता सकता हूं। अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है कि 2,40,000 करोड़ का बजट का प्रावधान जो है कैप्स का हमने रेलवे में किया है। अभी तो मैं बोल ही रहा था ना, कांग्रेस के टाइम पे यही बजट 30,000 करोड़ का था। कांग्रेस के टाइम पे बजट डिफेंस का 1,00,000 कुछ करोड़ था, आज 5,91,000 करोड़ का बजट है, लाख करोड़ का बजट है। आज राहुल गांधी या उनके मित्र जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर में बात करें, बोलते हैं कि जब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्या मैं आपको पूछता हूं, 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी 9 साल में बनी है, क्या ये फैक्ट जुटला सकती है कांग्रेस? जुटला सकती है कांग्रेस? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी दुनिया की, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या हमारे माननीय जुगल जी जुटला सकते हैं? क्या माननीय गुलाम नबी आजाद जी जुटला सकते हैं? देश की पर कैपिटा इनकम 1,97,000 हुई है, डबल हुई है। क्या इसको कांग्रेस जुटला सकती है? क्या इसको अपोजिशन जुटला सकती है? हमने 11.7 करोड़ लोगों को टॉयलेट्स दिए, क्या वो जुटला सकते हैं कि नहीं दिए? 9 करोड़ 6 लाख लोगों को हमने फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए, क्या वो जुटला सकते हैं इसको? हमने पीएम किसान निधि के अंदर में 2,20,000 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि के अंदर में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया, क्या वो जुटला सकते हैं इसको? ईपीएफओ के अंदर में 27,000 करोड़ आदमी रजिस्टर हुआ, जो कि लगभग आधा था पहले। ये 13.5 करोड़ आदमी कहां से आ गए? अगर नौकरी नहीं है तो ईपीएफओ में कहां से आ गए वो? कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो उनको बजट के किसी प्रावधान की जानकारी है। मैं गारंटी देता हूं, लेट देम कम एंड डिबेट विद मी ऑन एनी नेशनल चैलेंज। उनका फिगर्स ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो किस बजट की बात कर रहे हैं। मैं हर बजट को आपको दिखा सकता हूं कि 4 गुना बजट हुआ। उनके टाइम पे 10 से 12 लाख करोड़ का बजट था, हमारा बजट जो है 25 लाख करोड़ रुपए का बजट है। उनके टाइम पे कैपेक्स में क्या स्पेंड करते थे? कुछ नहीं स्पेंड करते थे। 7 लाख करोड़ रुपया मिडिल इनकम ग्रुप को बिना टैक्स के हमने दे दिया, क्या जी उसके लिए बेनिफिट नहीं है? हमने
15 लाख की सेविंग जो एक सीनियर सिटीजन करता था उसको 30 लाख तक कर दिया। क्या उसके लिए बेनिफिट नहीं है? हमने बहुत सारे बेनिफिट जो थे उन लोगों को दिए। मैं चाहता हूं आप पत्रकार बंधु पूछे, क्योंकि दुनिया के जहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी फैलाई जा रही हैं बिना फैक्ट्स के, बिना फिगर्स के वो बोले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जनधन योजना के अंदर में 27 लाख लोगों के खाते खुले। आज से पहले 10 लाख ये 10 करोड़ लोगों के खाते नहीं थे। आज हर कांग्रेस के टाइम पे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं 1 रुपया बेचता हूं, 85 रुपया पहुंचते हैं। आज किसान के खाते में अगर हम 2,000 रुपए की किस्त डालते हैं, 2,000 करोड़ की 2,000 रुपए की किस्त उसके डायरेक्ट खाते में पहुंचती है, सब्सिडी पहुंचती है, उसके डायरेक्ट खाते में पहुंचती है। हमने पीएमएवाई के अंदर में कांग्रेस के टाइम पे, आप मित्र बंधु आप देख सकते हो, आपके गांव में जाइए, सरपंच क्यों हार गए सारे? जब उनके टाइम में उनकी गवर्नमेंट थी, सरपंच को 1 या 2 पीएम वो उसका इंदिरा आवास योजना के अंदर में मकान बनते थे, 2 मकान बनते थे। हमने एक पंचायत के अंदर में 150 मकान बनाया, 3.25 करोड़ मकान हम बना चुके हैं। उनके टाइम पे मिलता था 48,000 रुपया, 25,000 रुपया, लास्ट में जब गवर्नमेंट चालू है 175,000 रुपया किया, वो मिला नहीं लोगों को, तीसरी किस्त नहीं मिली। हम 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, सिटीज के अंदर में 1,69,000 रुपया दे रहे हैं। कांग्रेस वाले किसी पैमाने पर वैसा बहस नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूं, मैं पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दूंगा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे साथ आके बहस कर ले। मैं बजट में बैठा हूं, हमने जो किया, उन्होंने गुर्बत को बढ़ाया, उन्होंने गरीब के केंद्र में रख के कोई नीति बनाई। हम 2 लाख करोड़ रुपए का फ्री राशन 80 करोड़ जनता को अभी दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वार के बाद में गेहूं के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए। अगर हम राशन नहीं देते तो इधर में भी बुरी हालत होनी थी। हमने लोगों को फ्री राशन दिया, उसका आज ये नतीजा है कि प्राइसेस पे कंट्रोल है। 80 करोड़ लोग जो डिजर्व करते हैं उनको आज फ्री राशन मिल रहा है। क्या ये गरीबों के हित में नहीं है? क्या ये मिडिल क्लास के हित में नहीं है? 80 करोड़ लोग तो गरीब नहीं है, उसमें मिडिल क्लास पे आती है, उसमें मिडिल क्लास पे आती है। ये एक झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, कि उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास में कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसको वो सामने लाए, उनके पास में कोई ऐसी नहीं थी। कांग्रेस के टाइम पे जहां पर एम्स क्यों नहीं बना? अटल जी ने 2003 में जहां पर एम्स दिया, उस वक्त हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई 2004 में, तो उन्होंने उसको जहां से सुपर स्पेशलिटी के अंदर बदल दिया। भाई 1800 करोड़ रुपए का एम्स जो है बीएपुर में 75% बन के तैयार है। आईआईटी जहां बना, एम्स जहां बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां बनी, रिंग रोड 1500-1600 करोड़ रुपए की जहां बन रही है, हजारों करोड़ रुपए के आपके हाईवे बन रहे हैं, 15-16 हजार करोड़ रुपए का आपका जोजिला टनल बन रहा है, आपका 6,000 करोड़ रुपए का सुंदरदेव का टनल डोडा को जोड़ने के लिए बन रहा है, जट बोर्ड का टनल 12,000 करोड़ रुपए का बन रहा है। आपके कई टनल हमने कंप्लीट कर दिए, रामन से लेकर बिहार तक टनलों की बुछार लगा दी है। ये कौन कहता है कि प्रगति नहीं हुई है? कि वो लोग कहते हैं जिनको पता कुछ नहीं है, जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जो लोगों को कभी कास्ट में बांटते थे, कभी फिरका बस्ती में बांटते थे, उनके पास में कुछ नहीं है। और एक और चीज है कि जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि जो रोशनी एक्ट जो जम्मू कश्मीर में था, वो एक कानून बनाया गया था सरकार द्वारा, जो भाजपा ने उसको तोड़ दिया कि राजा महाराजाओं के टाइम से जो जमीनें थी वो काश्त के लिए दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर एक बर्फीला रेगिस्तान था और कुछ ही जमीनें थी जो जिन पर काश्तकारी की जाती थी। उसी चीज को लेकर उन्होंने कानून तोड़ा और जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो इजराइल जैसे जो है भाजपा करना चाहती है। देखिए, पहले मैं माफी चाहूंगा, मेरा जो मैंडेट है वो बजट तक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं, अगर मेरे को कहा होता मैं इसके ऊपर बोल देता, क्योंकि मेरा मैंडेट था बजट तक। इसके ऊपर में हमारे जो अधिकृत भाजपा के प्रवक्ता है वो हो सकते हैं, और एक चीज मैं आपको कह सकता हूं, अभी तक जो डोजर फिरा है वो उन बड़े मगरमच्छों में फिरा है जिन मगरमच्छों ने सत्ता का दुरुपयोग करके जमीनें हथियाई हुई थी। अभी तक किसी गरीब की जमीन हथियाई नहीं गई है, सुन लीजिए। और ये कानून और रोशनी एक्ट जो था, इसको एनसी की गवर्नमेंट लाई थी, पर इसको इंप्लीमेंट किया था गुलाम नबी आजाद साहब ने, ठीक है। गुलाम नबी आजाद साहब ने ये कहा था कि इसे 25,000 करोड़ रुपए की मैं उगाई करूंगा, जबकि उगाई कितनी हुई? 25 करोड़ रुपए की हुई। आप समझते हैं कि जिन लोगों ने
श्रीनगर के पाश एरिया में अगर किसी एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 कनाल जमीन पे कब्जा कर लिया, जिस वक्त उसकी जमीन की कीमत थी 5 करोड़ रुपया और उसने 10,000 रुपया देकर जमीन हथिया ली, तो उसको आप समझते हैं कि रोशनी एक्ट चैलेंज नहीं होना था। रोशनी एक्ट चैलेंज होना था और रोशनी एक्ट में बड़ी खामियां थी और रोशनी एक्ट को जो सेट असाइड किया वो कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्टेन किया। ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है और ये कोर्ट के ऑर्डर है जिसके ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। हम भी चाहते हैं छोटा जो है, जिनका मार्जिनल होल्डिंग्स है, जिन्हें कहीं 5 मरले में अपना मकान बनाया, जिन्हें 10 मरले में मकान बनाया, तो पिछले कई सालों से उसको नहीं हम हटाएंगे और ये गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और मैं ये आपको जो बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर में क्योंकि मेरा बोलना जायज़ नहीं है। अगर पार्टी मुझे अथॉराइज करेगी, आई कैन स्पीक एट लेंथ ऑन दिस इशू ऑल्सो। मैं इसकी डिटेल तक जाऊंगा, कानून कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने चैलेंज किया, कैसे हुआ, कैसे इसका दुरुपयोग हुआ, कैसे इसके लिए जो है गवर्नमेंट को कोर्स करेक्शन करनी पड़ी है। ये आज आप जाएंगे, दुनिया बहुत सारी इसके लिए खुश है कि जो लोग दबंग लोग थे, जो किसी को मानते नहीं थे, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा, स्टेट लैंड पे कब्जा, जो आया कब्जा, भाई ये कब्जे की जमीनें कब तक चलेंगी? अगर उन लोगों पे एक्शन हो रहा है तो होना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं उसको। क्योंकि देखिए, कानून का राज चलेगा, जंगल का राज नहीं चलेगा। और अभी तक जितना चला है वो सब इन्फ्लुएंशियल लोगों को चला है। और एक चीज हो रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन हैं वहां पर जो कॉलोनीज बनी होती हैं, इलेबोरेट कॉलोनीज होती हैं, उनको भी रेगुलाइज किया जाता है। कहीं ये प्रावधान अब भाजपा लेकर आएगी, जो स्टेट लैंड्स हैं या रोशनी लैंड्स हैं, उनका प्रावधान ये रहेगा कि जिन काश्तकारों के पास वो जमीनें थी उनको दोबारा से लौटा दी जाएंगी किसी चार्जेस पर। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि इन चीजों के बारे में गवर्नमेंट के पास में ये विचारणीय विषय है कि इसकी इवल्स को निकालकर, इस रोशनी एक्ट की जो इवल्स थी, जो इसके पहलू गलत थे, उनको निकालकर किस प्रकार से छोटे और जो मुजोले लोग हैं इनको इससे हम जमीनों से वंचित न करें, इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट एक पॉलिसी को लेकर आएगी और जल्द ही इसका समाधान होगा। बजट की बात करें तो बजट बहुत अच्छा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो टूरिज्म को बहुत कम मिला है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है, क्या कहेंगे? इसमें 30 टूरिज्म के सेंटर्स को फुली डेवलप किया जाएगा। आप मान के चलिए, के दुनिया के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर में, दुनिया में टूरिस्ट मैप पे गिना जाता है और उसके अंदर में उन सेंटर में हमारे को भी कुछ मिलेगा। तो जब यूनियन बजट जब डिसाइड होता है तो उसमें स्टेट की स्पेसिफिक्स को नहीं दिया जाता। अब वो बैठ कर डिसाइड करेगी मिनिस्ट्री कि हमने कहाँ पर इस बजट को स्पेंड करना है। तो ये मान के चलिए कि उसमें JNK का शेयर आएगा। मैं आपको श्योर कर सकता हूँ उसमें JNK का शेयर आएगा। पवन जी, आधार शिविर कटरा में 1 करोड़ के करीब श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं, उन श्रद्धालुओं को पर्यटक बनाने के लिए किस तरह का बजट सेशन में आपने जिस तरह से कहा कि टूरिज्म के लिए भी और बजट जो है प्रमोट किया जाएगा, जबकि कटरा में बात कही जाए तो होटल इंडस्ट्री नॉर्थ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और एक दिन का ठहराव जहां पर है 1 करोड़ यात्रा का, और 30 लाख श्रद्धालु जो पर्यटक श्रीनगर जाते हैं वो 5 दिन का ठहराव लेके आते हैं। तो अगर आप उसको देखें तो 1.5 करोड़ के करीब बनती है। जहां के जम्मू की जो सूबे की बात है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को जहां का टूरिस्ट को बनाने के लिए वो क्या है? देखिए, ये टूरिज्म सर्किट को डेवलप करना है। टूरिज्म सर्किट के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कुछ यात्रा के लिए जो चाहे पिलग्रिमेज, जो पिलग्रिम टूरिज्म हो, क्योंकि हमारी स्टेट में ज़्यादा पिलग्रिम टूरिज्म तो उसको प्रमोट कर रही है। जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने की संभावना है। अभी आप देख रहे हो कि पत्नीटॉप में जब से गंडोला लगा है, अभी तो खैर मैं नहीं समझता कि वो बड़े फायदे में होगा, और पत्नीटॉप में गंडोला लगने से लोगों की संख्या बढ़ी है, वहाँ डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ा है। तो जो लोग कटरा आ रहे हैं तो उस गंडोला को देखने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जहाँ से शिवखोड़ी का, पत्नीटॉप का, माता वैष्णो देवी का, सुधमादेव का, अब सुधमादेव का आपने पेपर में पढ़ा होगा, शायद अप्रैल में जो इंटरनेशनल योगा सेंटर बना है उसका उद्घाटन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इनको डेवलप किया जाए। अगर हम डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो जम्मू की है वो टोटली बेस्ड ऑन माता वैष्णो देवी का जो एक पिलग्रिम टूरिज्म है उसके ऊपर बेस्ड है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की GDP इसी से जनरेट होती है हमारी। बड़े हैरान की फिक्र होगी, GDP की बात करो, प्रॉफिट या उसकी बात नहीं कर रहा, GDP जनरेट। इसलिए इसको कोई आदमी भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि सड़कों की आपने देखा
रियासी तक आपके जहाँ पर सारा 4 लेनिंग का काम चल रहा है। अभी कटरा से लेकर अमृतसर और दिल्ली के बीच में 6 लेन रोड बन रही है। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कार लेके आएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेलवे से हो सकता है कि कटरा को इतना फायदा ना पहुंचाओ। जब हम 8 घंटे के अंदर में कार से इधर पहुंचेंगे, इट इज वॉट नेचुरल द पर्सन हु हैज ड्रिवन द कार फॉर 8 to 10 hours, he would like to spend a night here, one more night here, क्योंकि वो जाने से पहले कुछ अपने आप को रेस्ट भी ना जाएगा। इसलिए ये चीजें जो है, ये दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे जो है, ये एक बहुत बड़ा बूंद है। ये देखिए ना, ये कितनी बड़ी तरक्की है। मैंने आपको ये बता रहा था कि हाईवेज जो है जितने तेजी से बढ़े हैं, कांग्रेस के टाइम पे रेलवे बढ़ रही थी 4 किलोमीटर पर डे, हमारा टाइम में हुई 8 किलोमीटर पर डे। अभी इस बजट में हम कर रहे हैं 16 किलोमीटर पर डे। कांग्रेस पास में कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि वो आए और बहस करें, एक बंदा उनका आगे बहस करे, उनका तो इकॉनमी के ऊपर बोलने वाला है ही कोई नहीं। वो ऐसे जनरल में जेनरिक स्टेटमेंट दिया, सब बजट खराब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ नहीं है, ये आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। भाई आप बताओ ना कि हमने क्या इसमें क्या गलत किया है? क्या हमने महंगाई को दूसरे देशों की तुलना में कंट्रोल किया नहीं किया? हमारी जीडीपी सबसे ऊंची नहीं रही। हमने अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर भैया आपको क्या तकलीफ हो रही है? सर, जैसे कि आपने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें खाली करवाई जा रही हैं उसको आपने सपोर्ट किया कि ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है भाजपा के नेता युद्धवेद सेठी का ये कहना है कि जम्मू के साथ लगता है कि इलाका है, वहाँ पे जो नोटिस सर्व किए गए हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर कोई माई कलाल यहाँ पे आया तो उसको हम देख लेंगे। क्या कहेंगे इसके आगे? आई हैव गॉट नो कमेंट्स। कोई क्या कहता है मैं इसके और कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया। आम पब्लिक के अंदर में एक छोटी सी धारणा बनी, उसमें यह धारणा बनी है कि अगर आप जिन लोगों ने अपने सत्ता का या पावर कॉरिडोर्स का मिसयूज करके अगर कोई स्टेट लैंड हथियाई थी और उसको खाली कराया जा रहा है, तो वो ठीक स्टेप है। ये आम आदमी की धारणा है। आप एक काम करिए, आप सर्वे कर लीजिए। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि आप छोटे और मझोले आदमी को बीच में हटाओ। आप किसी गरीब आदमी का अगर उसने कोई 5 मरले के अंदर में अपनी एक कोठी छोटे से 2 कमरे बनाए तो उनको हटाओ। हमने अभी तक गवर्नमेंट ने उनको कोई एक्शन नहीं लिया। और ये रोशनी एक्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया, और रोशनी एक्ट कोर्ट में चैलेंज हुआ, क्योंकि ये एक्ट जिस उद्देश्य से लाया गया था उद्देश्य ना तो उद्देश्य पूरा हुआ, ना लोगों को उसका फायदा मिला। 25,000 करोड़ रुपए में आपको 25 करोड़ रुपए मिला, 1000 गुना आपको कम आया। अगर 25,000 करोड़ रुपया मिलता गवर्नमेंट को, वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिन लोगों ने जमीन के ऊपर बताया, किसी ने 2,000 रुपया जमा कराया और जमीन अपने नाम करा दी, किसी ने 10,000 रुपया कराया, किसी ने 1 लाख रुपया कराया, तो उसका नुकसान गवर्नमेंट को हुआ। और उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ थी और वो 75 लाख में जाती तो कोई समझ सकता था। अगर 1 लाख में गई है तो वो तो नेचुरली वो तो अनइंटेंशनल किसी को बेनिफिट दिया गया है, तो उसको तो नेचुरली वो कोर्ट में चैलेंज होगा। अमन जी, बीते दिनों सरकार की तरफ से जो है हज के लिए जो है फर्स्ट टाइम 50,000 रुपया जो है उनकी फॉर्म फीस को जो है रिड्यूस किया गया है। हिंदू पिलग्रिम्स के लिए क्या रहेगा? हज जाने के लिए मुस्लिम पिलग्रिम्स के लिए फर्स्ट टाइम जो है सरकार की तरफ से 50,000 रुपया फॉर्म फीस को रिड्यूस किया गया है। हिंदू पिलग्रिम्स के लिए क्या रहेगा? हिंदू पिलग्रिम गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सारी योजना बनाई है भारत दर्शन की। आपको भारत दर्शन, आप कितने बोर्ड देख रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं पूरे भारत का दर्शन करो। पूरे देश के अंदर में योजना चल रही है, बहुत सारी सरकारों ने चलाई हुई है। मध्य प्रदेश ने चलाई है कि आप अपने बुजुर्गों को ले जाइए, फ्री में दर्शन कराएंगे, बहुत सारी सरकारों ने चलाई है। देखिए, हम इस चीज में ना पड़े कि उन्होंने अगर फीस कम किया तो देश का हर वर्ग, हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है देश के अंदर में हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग का है, हम सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हम उसको लेके चल रहे हैं। हमारा वो फंडा है।